फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि हमने कल आपको एक हिस्ट्री का वीडियो कराया था, हमने पढ़ाया था सैंधव सभ्यता। तो उसी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए थे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कि जानते हैं हिस्ट्री का पोर्शन आपका एक अच्छा रोल प्ले करता है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आइए हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। देखिए, सिंधु बोल दीजिए या सैंधव बोल दीजिए, एक ही बात है। तो हमें ये देखना है ये सैंधव सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो फ्रेंड, जैसे कि इसमें बताया गया है मांडा, मांडा ये हमारा कहाँ पड़ता है? जेके, जम्मू कश्मीर में। तो ये चेनाब नदी के पास है। तो मांडा में हमारा ये सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर ये हमारा पड़ता है मेरठ, ध्यान रखेंगे फ्रेंड इसे, मेरठ। ये हिंडा नदी के पास है। बलूचिस्तान ये हमारा पश्चिमी इलाका है जो दाश्त नदी के पास है। यहाँ का हमारा सैंधव स्थल है सुतकांगडोर। दायमाबाद, दायमाबाद हमारा पड़ता है परवरा नदी के पास जो कि महाराष्ट्र में है। आइए आगे देखते हैं इसका क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार है हमारा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये हमें याद रखना है। इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार, मतलब ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में है। आइए आगे देखते हैं। ये सभ्यता 3 देशों में फैली है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ ये फैली है सैंधव सभ्यता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में ये मुंडी गाक और शत्रुघ्नी नामक स्थान पर फैली है। पाकिस्तान में ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में फैली। पंजाब में ये हड़प्पा जो आपकी साइट है ना, ये पहले मोंटगोमरी जिले में इसके साक्ष्य पाए गए, अब ये साहिवाल जिले में आता है। ये आपका हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। दशराज्य युद्ध जो कि रावी नदी पर हुआ है, इसका जिक्र फ्रेंड्स 7वें मंडल, ये ऋग्वेद के मंडल बताए गए हैं, 7वें मंडल में इसका जिक्र हुआ है। दशराज्य युद्ध पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। जैसे कि हम इसके स्थल बता रहे थे, तो पंजाब में एक जगह और इसके स्थल मिलते हैं, सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, जलीलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सिंध नदी में दाएं तट पर कौन कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो, आमरी। सिंध नदी में बाएं तट पर कोटदीजी, चन्हुदड़ो। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बलूचिस्तान में देख लेते हैं कौन कौन से स्थान है सैंधव सभ्यता की, कौन कौन सी साइट मिली है। सुतकांगडोर, डाबरकोट, बालाकोट। ये हमें याद रखने हैं, ये नाम याद रखने हैं। ये साइट हमसे पूछ लेता है कि भाई सुतकांगडोर कहाँ पर है, तो आपको जब पता होगा आप जब भी बता पाएंगे बलूचिस्तान पे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल। देखिए, अभी हमने भारत से बाहर के स्थल देखे हैं, अब हम देख रहे हैं भारत के अंदर कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा, आपको मैंने बताया आपका उत्तरी इलाका है ये जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, चेनाब नदी के किनारे। यहाँ पर सैंधव सभ्यता के स्थल मिले हैं। पंजाब में रोपड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोपड़ पूछ लेता है। रोपड़ के बारे में एक बात खास है, रोपड़ में मानव तथा कुत्ते के शवादान, इकट्ठे दबाने के शवादान के साक्ष्य रोपड़ में मिले हैं, मानव तथा कुत्ते के। फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है जिसमें आपको शवादान के और साक्ष्य जहाँ मिले हैं, जहाँ पे जानवरों को इंसानों के साथ दबाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लेता है कि भाई मानव और बकरी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मानव और कुत्ते को साथ में दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो आपने देखा मानव और कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में मिले हैं एक साथ। तो ये ट्रिक एक बार हम देख लेते हैं। मेहर का बोलोरो, मेहर से मेहरगढ़, मेहरगढ़ से आपको क्या मिला है? मानव और बकरी के साक्ष्य इकट्ठे दफनाने के। बो से ब्रुजहुम जो हमारा ये भी
कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से मिला है हमें मानव प्लस बकरा। नहीं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है। ब्रजहोम से हमें मिला है मानव प्लस कुत्ता, मानव और कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से हमें मानव और बकरे के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से हमें क्या मिला है, देखिए थोड़ा पीडीएफ में दिख नहीं रहा है आपको, तो मैं आपको बताती हूँ। लोथल से हमें क्या मिला है, रोपड़ से हमें मिले हैं मानव और कुत्ता। यहाँ आप कुत्ता लिख लेना। रोपड़ से हमें कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं, मानव और कुत्ते को। तो आप एक बार दोबारा नजर डाल लीजिए। मेहर से मिले हमें मानव और बकरी, ब्रजहोम से मिले हमें मानव कुत्ता, लोथल से मिला है हमें मानव बकरा, और रोपड़ से मिला है हमें मानव कुत्ता। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। हरियाणा में ये आपकी साइड फेमस है बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल फेमस है। कुणाल से चांदी के मुकुट पाए गए हैं फ्रेंड्स, तो चांदी के मुकुट मिले हैं, तो कुणाल हमारा फेमस हो जाता है, जो कि एक हरियाणा में पड़ता है। भारत में बनावली से क्या मिला है, मिट्टी का लेप का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और मिट्टी का हल। तो आप ध्यान रखेंगे, बनावली को कोरिलेट करके जोड़िए मिट्टी से। यहाँ पे मिट्टी की ज्यादातर चीजें मिली है, मिट्टी का लेप का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मिट्टी का हल मिला है। आइए राखीगढ़ी से देखते हैं। भारत में सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। आप ये ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा स्थल सैंधव सभ्यता का कौन सा है, राखीगढ़ी। आइए अब ये कुछ स्थल के बारे में देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, आइए आगे देखते हैं। देखिए ये एक ट्रिक है सैंधव सभ्यता के स्थल बताने के लिए। अभी आपने देखा है भारत में राखीगढ़ी मिला है सबसे बड़ा स्थल, पर राखीगढ़ी से भी बड़े स्थल हैं जो कि अब भारत में नहीं है। तो आइए देखते हैं एक ट्रिक से। महाराधा, मैं से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है से हड़प्पा, रे से राखीगढ़ी, ध से धोलावीरा। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। राखीगढ़ी भारत में मिला है। फ्रेंड्स राखीगढ़ी में ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा साइट का स्थल है, जहाँ पर वर्तमान में भारत और ब्रिटेन मिलकर खुदाई कर रहा है। ये आपका करंट से रिलेटेड है। आइए आगे देखते हैं। सोने का हार 6 लड़ियों वाला। हमने, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने इसमें बताया था कि श्रृंगारदान और सोने का हार 6 लड़ियों वाला हड़प्पा से मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या मिला है। कालीबंगा हमारा है राजस्थान में, गंगानगर और हनुमानगढ़ के पास। गुजरात में हमारे हड़प्पन साइट्स हैं कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। ये आपके सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। आइए आगे देखते हैं। कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से सैंधव सभ्यता के स्थल मिले हैं, धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटड़ा। देसलपुर में फ्रेंड्स तांबे की मूर्ति बड़ी फेमस है। ये मूर्ति आपका कट गया है, तांबे की मूर्ति, तो हम याद रखेंगे। सुरकोटड़ा में मिला है घोड़े की हड्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हम कैसे याद रखते हैं कि कच्छ की खाड़ी में हमारे कौन से सैंधव सभ्यता के स्थल हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है। आइए हम एक बार उस ट्रिक पे नजर डाल लेते हैं। ट्रिक है हमारी, देश के वीरों का सुर कच्छ की खाड़ी में। तो देश देशलपुर, वीरो धोलावीरा, सुर सुरकोटड़ा, कहाँ पे हमारे कच्छ की खाड़ी में। तांबे की मोहर कहाँ से मिली है, अभी आपको बताया था, देसलपुर, और खंबात की खाड़ी भी लिखा आ जाता है, या तो आपसे सीधा नाम पूछ लेगा या फिर आपको दे देगा कि खंबात की खाड़ी। तो हमारे दोनों ही सही हैं, जैसे भी हमसे एग्जामिनर पूछना चाहे हमें दोनों तरह से पता होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। खंबात की खाड़ी में
कौन कौन से स्थल हैं? लोथल, रंगपुर, प्रभास, पाटन, कुंतासी। देखिए ये लोथल एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये भोगवा नदी पर है। लोथल हमारा बंदरगाह है। महाराष्ट्र में हमें मिला है दायमाबाद। अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था मैंने, परवरा नदी के पास जो है सबसे दक्षिणतम स्थल है ये हमारा दायमाबाद। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर हमारा पूर्वी स्थल है। ये आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के पास। मंडी फेमस है, मुजफ्फरनगर में है ये। बड़ा गांव सहारनपुर। आइए आगे देखते हैं। हुल्लास हमारा है सहारनपुर। तो ये कुछ सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो हमें याद रखने हैं, जिनका सीधे सीधे नाम पूछ लेता है एग्जामिनर। आइए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं विदेशी तत्वों से हुई है। कुछ विद्वान का मानना अलग अलग है कि भाई बाढ़ से हुई है, विदेशी तत्व जितने भी हैं, कुछ कहते हैं कि विदेशी तत्वों से हुई है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से विद्वान क्या मानते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम में। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं कि विदेशी तत्वों से हुई है। तो आइए देख लेते हैं विदेशी तत्वों को मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। देखिए ऐसे तो हमें याद नहीं रहेंगे, इसके लिए ना एक ट्रिक है। आइए हम उस ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक है हमारी, कौशाम्बी के गार्डन में क्रेमर ने मार्शल का व्हील खोल दिया, इस पर संकालिया को शक है। ट्रिक क्या है? कौशाम्बी के गार्डन में क्रेमर ने मार्शल का व्हील खोल दिया, इस पर संकालिया को शक है। तो आइए हम देखते हैं कि विदेशी तत्वों से ये हमारे राइटर मानते हैं कि इनकी सभ्यता आई। तो अब देखते हैं कि कौशाम्बी से हमारे कौन से राइटर हो जाते हैं? डी कौशाम्बी। गार्डन से गार्डन चाइल्ड, मार्शल से जॉन मार्शल, व्हील से व्हीलर, क्रेमर देखिए सीधा वर्ड आ गया आपकी ट्रिक में। और संकालिया से HD संकालिया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति यहाँ की ग्रामीण संस्कृति से हुई। अभी आपने देखे थे कुछ राइटर की जो मानते थे कि विदेशी तत्वों से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, और ये क्या मान रहे हैं कि ग्रामीण संस्कृति से। तो इसके लिए भी हमें एक ट्रिक है। आइए हम देखते हैं, ट्रिक में नजर डालते हैं। आलचिन दंपत्ति की DP फेयर थी, रोमिला ने राव से कहा आओ वो अमल करें। आलचिल दंपत्ति की DP फेयर थी, रोमिला ने राव से कहा आओ अमल करें। आलचिल दंपत्ति एक राइटर है जो ये मानते हैं कि ग्रामीण संस्कृति से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई। आइए आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं। DP अग्रवाल, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, SR राव, अमलांद घोष। तो फ्रेंड्स, ये आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं कि विद्वान क्या मान रहे हैं। कुछ मान रहे हैं कि विदेशी तत्वों से हुआ है सभ्यता का आगमन, और कुछ मान रहे हैं आगमन नहीं, आप इसका अंत समझिए से कि अंत कहाँ से हुआ है, कि इनका अंत कैसे हुआ है। और कुछ मान रहे हैं कि ग्रामीण सभ्यता से। तो आप ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ से इनका आगमन हुआ है। तो आइए हम आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं, हम आगमन और पतन दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने पहले देखा था आगमन, अब हम देखते हैं पतन।
बाढ़ से हुआ है कौन कौन से विद्वान मानते हैं? मार्शल और मैके। मार्शल और मैके मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत, मार्शल और मैके मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ है। ठीक है, बाढ़ आ गई है, मार्शल ने माइक से अनाउंस करा। बाढ़ आ गई है, मार्शल ने माइक से अनाउंस करा। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण से हुआ है। तो इसमें कौन कौन से विद्वान हैं आइए देखते हैं। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। इसकी भी एक ट्रिक है। आर्य जो एक चाइल्ड है व्हील से खेल रहा है, आर्य जो एक चाइल्ड है व्हील से खेल रहा है। तो ये देखिए, आर्य आक्रमण से जो पतन मानते हैं आर्य, चाइल्ड से गार्डन चाइल्ड और व्हील से मार्टिमर व्हीलर। आइए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन से हुआ है, इसके पक्ष में कौन कौन से विद्वान हैं कि भाई सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है? आरएल स्टाइन अम्लान घोष। आरएल स्टाइन अम्लान घोष। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जितनी जानकारी पता होनी चाहिए थी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पता कर ली। अब आपके अनुसार आप उसे कितना याद रखते हैं ये आप वीडियो देख के आप बार बार अपना आंकलन कर सकते हैं। आइए देखते हैं वैदिक काल। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वैदिक काल। आइए देखते हैं वैदिक काल कब से कब तक था। वैदिक काल 1500 ईसी से 600 ईसी पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को दो काल में बांट सकते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व। ये काफी बार पूछ लेता है, इनकी समय अवधि पूछ लिया करता है एग्जामिनर। अच्छा, वैदिक काल के बारे में, वैदिक के बारे में जो संस्कृति थी उसके बारे में कहाँ से पता चला? तो इसके स्रोत हैं वेद। वेद संख्या में 4 हैं। वेद को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य, अर्थात एक से सुनकर, दूसरे से कहकर या सुनकर जो साहित्य लिखे गए हैं। इसे अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात किसी एक पुरुष ने नहीं लिखा। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इन्हें नित्य कहा गया है। नित्य मीन्स परमानेंट कहा गया है। ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इनका संकलनकर्ता कृष्ण देवयायन वेदव्यास जी हैं। देखिए, कृष्ण देवयायन वेदव्यास जी का पूरा नाम है। वेदों के टीकाकार कौन है ये कई बार पूछ लेता है, हमें किताबों में कई बार देखने को मिलता नहीं। तो वेदों के टीकाकार हैं सायन। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अन्य ग्रंथ, उपनिषद। वैदिक संहिता में वेद का जिक्र है और उपनिषदों को ही वेदांत कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिकोत्तर साहित्य है? तो वैदिकोत्तर साहित्य क्या है हमारे? वेदांत या वेदांत। आइए आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों को समझने के लिए गद्य में जिन ग्रंथों की रचना की गई है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस में हुई है? जैसे गद्य या पद, तो गद्य में हुई है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये हमसे पूछ ले सकता है एग्जामिनर। वेदों की रचना में, ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को समझने के लिए गद्य में रचना हुई है। आइए आगे देखते हैं। अन्य ग्रंथ, वे ग्रंथ जिनकी रचना जंगलों में की है। अन्य क्या होता है? अन्य का पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो जंगल। तो अन्य ग्रंथ क्या हुए? जो जंगल में लिखे गए। प्रत्येक वेद का अपना अन्य ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद है जो, अथर्व यहाँ देखिए गलत हो गया है, माफी चाहूंगी, आप इसे अथर्ववेद पढ़ेंगे।
अथर्ववेद का कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। उपनिषद, इसे वेदांत भी कहते हैं। ये ग्रंथ गुरु के समीप बैठकर लिखा गया है। उपनिषद कहाँ लिखे जाते हैं? गुरु के समीप बैठकर। आइए आगे देखते हैं। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल होते हैं। ये 3 उसमें बटा है, वास्तिकल, बालाखिल्य और शांकल। शांकल जो है सबसे बड़ा भाग है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे कि आपको बताया है 10 मंडल होते हैं, तो दूसरे और 7वें मंडल में किसका जिक्र है? प्राचीन मंडल का और वंश मंडल का। ये एग्जामिनर हमसे कई बार पूछ लेता है। हमारे 3वें मंडल में किसका जिक्र है? गायत्री मंत्र का। 4थे मंडल में कृषि का। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 8वें में हमारे मंडल का जिक्र है। पहले 7वें देखते हैं फ्रेंड्स। 7वें मंडल में हमारा दाशरथ्य युद्ध, जो रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, दाशरथ्य युद्ध का जिक्र है हमारा। 8वें मंडल में हमारा कवित्रियों का वर्णन है। 9वें में हमारा सोम का जिक्र है। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछता है। 10वां मंडल और 9वां मंडल कई बार पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या है। तो हम देखते हैं 10वें मंडल में किस किस चीज़ों का जिक्र है। 4 वर्णों का उल्लेख है, नदी सूक्त का उल्लेख है, नासदीय सूक्त का उल्लेख है और निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख है। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लिख लीजिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, अन्य ग्रंथ और उपनिषद, इन ग्रंथों की शाखा कौन कौन से उसमें बटी है? ये हमारे तीनों में सेम ही है। ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी। अन्य ग्रंथ पूछेगा कोई तो भी ऐतरेय और कौशिकी ही आप बोलेंगे, और उपनिषद पूछेगा तो भी आप ऐतरेय और कौशिकी ही बोलेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2 नाम आप याद रखेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछ सकता है तो ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? आइए देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में हमारे चारों तरफ के सम्राट जैसे राजा होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि पूर्व में हम राजा को विराट बोलते हैं, और नॉर्थ में हम राजा को विराट बोलते हैं, पूर्व में हम सम्राट बोलते हैं, दक्षिण में भोज होते हैं, और आप पश्चिम में सम्राट बोलते हैं। और जो चारों जगह बोला जाता है ना, मध्य में, सेंटर में जो चारों का सार होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको विराट बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। चारों दिशाओं में विराट और या एकराट, ये दोनों चीज याद आप रखेंगे। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुत्री को ऋग्वेद में दुख का कारण बताया गया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। पुत्री को ऋग्वेद में दुख का कारण बताया गया है और इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है। पत्नी को मित्र कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। देखिए पुत्री को तो दुख का कारण बता दिया है और पत्नी को मित्र कहा गया है, तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट बातें हो गई हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जर जोरू जमीन को संघर्ष का कारण माना गया है। जर जोरू जमीन को संघर्ष का कारण माना गया है। आइए आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं सामवेद की। ये ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में 1549 मंत्र हैं, ये आप संख्या याद रखेंगे, जिसमें केवल 75 मंत्र सामवेद के हैं, मतलब 75 मंत्र सामवेद के हैं। संगीत का सबसे बड़ा स्रोत सामवेद है। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि संगीत का जिक्र किसमें है, तो ये सामवेद में है। फ्रेंड्स ये ना आप सही कर लेंगे, ये हर जगह सामदेव लिखा गया है, ये है आपका सामवेद। फ्रेंड्स आपका ये सामवेद है। आइए सामवेद की शाखा के बारे में पढ़ते हैं। शाखा, इसकी 3 शाखा हैं, कौथुम, रामायणी, जैमिनीय। रामायणीय, जैमिनीय। तो इसकी ट्रिक क्या है? राणा को संगीत पसंद है या संगीत जम गया। जम से जैमिनीय,
रै से राणा के रै से रामायणीय और को से कोथन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। इसमें 25 अध्याय हैं। पंचविश के अंतर्गत इसे कौन कौन से हैं? तांडव या महाब्रह्म्य। सामवेद का अन्य ग्रंथ है जैमिनी, ये नाम याद रखेंगे। और उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। आइए आगे देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। यह प्राचीनतम स्रोत है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में संवाद बताया गया है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है अंदर की बात भी उपनिषद के कि छांदोग्य उपनिषद जब प्राचीनतम उपनिषद है तो उसमें किसका उल्लेख करा गया है? उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में संवाद का जिक्र करा गया है। तो थैंक यू फ्रेंड, आज हमने अपना सिंधु सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट किया है और हमने वैदिक सभ्यता का भी आरंभ किया है टॉपिक का। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।